बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के लिए अदायगी की। सबसे अहम बात इन प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप का सवाल है। ना तो ज़ुबानी और ना ही दस्तावेजी सबूत हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मलकियत रही हों। नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब को आमदन और असासों की मालियत के हवाले से तकाबुल पेश करना था। इसके बाद ही ये बात सामने आनी थी कि असासों की मालियत आमदन से ज़ायद है या नहीं, और इस तकाबुली जायज़े के बगैर तो आमदन से ज़ायद असासे बनाने का जुर्म ही नहीं बनता। अदालत के इस तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस दायर किए गए थे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी, जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जी हाँ, हम समझ रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सज़ा भी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब का जवाब सुनकर एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दिया। यही नहीं, फ्लैगशिप रेफरेंस में भी आज अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब नैब ने दरखास्त दी कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ जो नैब की अपील ज़ेर इल्तवा है, इसे नैब वापस लेना चाहता है। अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर करते हुए नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अब नवाज शरीफ की राह की एक ही रुकावट बाकी है और वो है अल अजीज़िया रेफरेंस, और उम्मीद है कि आइंदा पेशी पर इसमें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क की सियासत में प्लस हो रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अपने बाकी साथियों की तरह आज इमरान खान भी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक हो गए और पार्टी चेयरमैन के ओहदे से सुबकदोशी का उन्होंने ऐलान कर दिया। फ़र्क बस इतना है कि दीगर पार्टी ओहदेदार जेल से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और इमरान खान साहब ने जेल में ही बैठे बैठे बिलवास्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। आज की इन दो बड़ी पेशरफ को मुल्क के नामवर सहाफ़ी किस तरह से देख रहे हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमने दावत दी है। नजम अली खान साहब हैं हमारे साथ, शौकत पराचा साहब को और नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले नजम अली खान साहब। नजम साहब, ये इदारे इतने मेहरबान हो जाते हैं, फिर साथ ही परेशान हो जाते हैं, महबूब जो है वो मातूब बन जाते हैं, और इस तरह के फैसले आना, क्या कहेंगे इस पर? मदिया, आप हैरान हो रही हैं इस चीज पर? हैरान नहीं हो रही हूं, पता तो था कि यही सब कुछ होने वाला है, लेकिन आपको इस अजीब लग रहा है। अगर आपको वो तमाम लोग जिनको ये मैं ये बात कहता हूँ कि वो तमाम लोग जिन सबको ये अजीब लग रहा है, जो इस पर हैरान हो रहे हैं, उनके लिए मैंने सिर्फ एक दो सवाल उनके लिए रखे हुए हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को एक कॉन्टेस्ट में देखना है, एक सियाको सबाक में देखना है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक चीज़ हो गई है, इसके पीछे पूरी एक हमारी सियासी तारीख है। अगर आप ये समझते हैं कि ये गलत हुआ है और नवाज शरीफ को बरी नहीं होना चाहिए था, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझते हैं कि कमर बाजवा और फैज़ हमीद जो कुछ कर रहे थे वो दुरुस्त था, और जो उस वक्त सारी की सारी साजिशें हुई थी, बल्कि मैं इससे पीछे जाता हूँ, पाशा साहब की बात करता हूँ, ज़हीरुल इस्लाम की बात करता हूँ, उन तमाम के अदवार से जो कुछ हो रहा था, अगर वो ठीक था, मुशर्रफ जोहर ने जो कुछ हुआ था वो ठीक था, तो ठीक है, आप हैरान हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उस वक्त हुआ वो गलत था। और इसके साथ साथ अगर आप ये समझते हैं कि साकिब निसार दुरुस्त थे और उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस जो फैसले किए वो अदलिया के मुंह की कालक नहीं थे, उन्होंने इंसाफ की पासदारी की, तो फिर ठीक है, आप हैरान हो लें, ठीक है, ये वापस नहीं होना चाहिए था। और अगर आप ये भी नैब की तरफ आ जाएं, अगर आप ये समझते हैं कि जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब वाकई एहतसाब कर रहे थे और वो जो कुछ वहाँ पर हरकतें कर रहे थे और वो जो उनका किरदार था, और नैब जिस तरह उस वक्त एक्ट कर रहा था कि बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक ऐसे रेफरेंस में गिरफ्तार किया जा रहा है, वो रेफरेंस जो बाद में दायर ही नहीं हुआ, वो सारा कुछ मैं समझता हूँ कि वो सारा कुछ जो कुछ था वो शरीफ फैमिली के साथ जुल्म था, मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती थी, वो सियासी तौर पर इंतहाई गलत इक़दामात थे। अगर वो गलत थे, हम इसको तस्लीम कर लेते हैं कि वो गलत थे, हम सबको, पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को तस्लीम करना चाहिए, तो उसके बाद फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि आज जो कुछ हो रहा है वो ठीक है।
अगर वो उस वक्त गलत था, उस वक्त जुल्म हुआ था, तो आज जब ये वापसी हो रही है तो ये बिल्कुल ठीक अमल है। इस पर ना किसी को हैरान होने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। चलें, नज़ीर लगारी साहब से भी राय ले लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आज जो फैसला आया है इसी की तवक्को थी, उम्मीद के मुताबिक आया है, या फिर आप भी हैरान हैं? नहीं, किस्सा यहाँ से शुरू नहीं होता है, ना यहाँ खत्म होता है। जो बात की है नजम वली साहब ने, पीछे चले गए ना, ये तो ज़हीरुल इस्लाम की तरफ गए और पाशाह की तरफ गए, तो जाएं पाशाह की तरफ, जाएं नजम वली के पास, जाएं कंवर जावेद बाजवा के पास, जाएं फैज हमीद के पास, उनको लाए ना किसी कोड ऑफ लॉ ने, जनाब आपने कैसे किया था ये सब कुछ गलत, आपने कैसे धरने दिलवाए थे, आपने कैसे जो है वो बैठकर लाडले की परवरिश की थी, आपने किस तरह से उसके लिए सारे रास्ते फराहम किए थे और लाहौर के जलसे से आपने शुरू किया था, फिर कितनी सहूलतकारी की गई थी, जहाज क्यों चलाए गए थे, सराय की सुबह महाज क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाकर उनको जो है फिर पार्टी में शामिल किया गया था, इसलिए उनकी अददी अकलियत को अक्सरियत में बदला गया था। तो शुरू करें ना, वहां से शुरू करें ना, आप एक जगह से शुरू वहां से करें जो दरमियान में मामला हुआ है, दरमियान से शुरू ना करें, शुरू वहां से करें जब इस पौधे को लगाया जा रहा था, सेंचा जा रहा था, परवान चढ़ाया जा रहा था, और इस दौरान भी अब भी आप तहकीकात करें ना कि सैफर किसने इसके हवाले किया था, जिसके ऊपर ये सारा ट्रायल भी हो रहा है, चीजें भी हो रही हैं, किसने कहा था कि जेब में रख लें, बड़े काम आएगा आपके, और ये किसको कह रहे थे आवाजें लगा करके, मीर जाफर और मीर सादिक को। भाई बहुत सी चीजें हैं ना भी सामने तो आए। ये जो पॉपुलर बनाया जा रहा था, ये पॉपुलर 16 महीनों के दौरान जब इनकी हुकूमत का बिल्कुल ऐसा तख्ते स्याह पर उनको टांग दिया गया था इस पीडीएम को, तो उस वक्त जब इसको पॉपुलर बनाया जा रहा था, वो कौन सी इंजीनियरिंग हो रही थी, वो कौन सा मास्टर प्लान चल रहा था, उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? और अगर इसको करना है, ऐसे ही करना है, तो एक तो दुरुस्त तरीका यही इख्तियार किया गया कि जिसने इस्तिगासा किया उसने कहा जी हमारे ऊपर प्रेशर आ गया था। तो हुजूर वाला अगर ऐसा था और जहां जहां से ये प्रेशर आया था, आप अब भी जा सकते हैं, आप जाए ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जनाब, कि आपके जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जजों के नाम उस फहरिस्त से निकाल दिए हैं जो जजों के लिए, उनको वो जज भी अपने आप को नहीं कह सकते थे। तो आप कहें ना कि अगर साकिब निसार किसी साजिश का हिस्सा थे तो उनका नाम बतौर चीफ जस्टिस हटवा दें और जाएं इस तरफ को, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। ये क्या हुआ कि बीच में से फैसले को लिया और बीच में फैसले को लेकर यहां से वो क्लियरेंस हो गई और ठीक है जी जाएंगे वो लड़े। अब भी कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे लिए अब भी बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू रिजेक्ट कर चुकी है, ताहयात नाअहली को डिक्लेयर कर चुकी है। अब कौन सा और मुआवजा होगा? ये इन सजाओं के अल-अज़ीज़िया और ये जो दूसरी सजा है एवन फील्ड की, इन सजाओं के आने से पहले, इनके रेफरेंस दायर होने से पहले मारियो पुजो के नावल के जरिए ये जो है ये अमल हो चुका था। और वो जो एक साहब बैठकर कह रहे थे सिसिलियन माफिया एक डॉन कह रहे थे, तो उनसे पूछा जाए हुजूर आपके कि कैसे डॉन कहते हैं? हुजूर वाला हम 10 बस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि आप डॉन कैसे कह रहे थे, आप सिसिलियन माफिया कैसे कह रहे थे? हम ये सब कुछ दरमियान में लाकर छोड़ रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि शायद वो नैरेटिव चेंज हो जाएगा, शायद वो 16 महीने की कारकर्दगी का पानी फिर जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं वो नजरअंदाज करते हैं। और ये जो लाडले को बनाया गया था, परवान चढ़ाया गया था, उसका लाडलापन अब मास्टर्स की जहनों से निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, ऐसा सोच लें। मैंने तो खैर पहले दिन से उसको लाडला नहीं माना था और मैंने ये नहीं माना था कि वह पॉपुलर है, अब भी नहीं मानता हूं कि वह पॉपुलर है। बनाया गया था, जो बनाने वाले थे अगर वो चाहेंगे तो कल उसके मकबूलियत का जो धड़न तख्ता है वो चौक पर हो जाएगा। अब भी एक 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 चीज पस अंदाज की हुई चीज के तौर पर उसको अब भी रखा जा रहा है, संभाल कर रखा जा रहा है, उसकी किरदार साजी होती रही है, पता नहीं किस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा।
सही। नजम अली खान साहब, नैब कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देखिए पहली बात है कि लिगारी साहब ने जो बात की है वो मैं नहीं समझता कि मेरी बात की कोई कंट्राडिक्शन है, बल्कि वो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बयान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें मजीद देखें, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बात की, अभी कल बात की, आज अखबारात में छपी हुई है, कल टीवी पे टिकर्स चलते रहे, वो यही बात है, कभी ना कभी एहतसाब होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस वक्त साकिब निसार कटारे में नहीं है, अगर इस वक्त कमर जवेद बाजवा कटारे में नहीं है, तो उस वक्त तक जी नवाज शरीफ को भी इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात मैं बड़ी अहम करना चाह रहा हूँ। आपने अभी शुरू में एक बात की, आपने कहा कि रास्ता क्लियर हो गया। इसकी तरफ अभी लिगारी साहब ने भी इशारा किया कि अजीजिया केस भी, इसका भी फैसला हो जाएगा। उस केस में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ, इस केस में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। मरियम सफदर पहले बरी हो चुके हुए थे, सारी चीज़ें क्लियर थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी नवाज शरीफ के लिए जो असल मुश्किल और असल परेशानी है वो ये केसेस थे ही नहीं। ये केसेस तो ओपन एंड शट बिल्कुल क्लियर थे, इनमें उन्होंने बरी होना था। असल परेशानी वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है। और वो मसला पता है किस वक्त खड़ा होगा? वो मसला उस वक्त खड़ा होगा जब मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और उन पर एतराज़ लगेगा कि आप ताहयात नाअहल हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर है वो या तो कागजात को एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो नवाज शरीफ आला अदालतों में चले जाएंगे, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उनके मुखालिफ चले जाएंगे। फिर वहां पर फैसला होगा कि नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अभी ये दोनों केसेस उतने अहम नहीं हैं हम इनको जितना हाईलाइट कर रहे हैं। जब वो नाअहली वाली बात आएगी, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो रिव्यू एक्ट था उसको ख़त्म किया, बाकी तमाम का तमाम जो एक्ट था वो बहाल कर दिया गया। सिर्फ एक चीज़ ख़त्म कर दी गई कि माजी से आप जो है अपील दायर कर सकते हैं। वो माजी से अपील दायर करने का जो फ़ायदा था वो सिर्फ नवाज शरीफ को था, अब वो ख़त्म हो गया। अब नवाज शरीफ उसमें अपील नहीं कर सकते। अब ये फैसला उस वक्त होगा जब कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। और फिर ये दूसरी बात मैं आपको बड़े मज़े की बनाऊँ कि ये जो कहते हैं ना कि हमने 5 साल की नाअहली का कानून बना लिया हुआ है और इसकी वजह से नवाज शरीफ 5 साल के लिए नाअहल थे, 2017 से 2022 तक 5 साल पूरे हो गए, अब वो नाअहल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस कानून का माजी पर इतलाक नहीं आप कर सकते। ये आपका फैसला ऐन मुमकिन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के लिए एक बम ब्लास्ट हो, उनके कानूनी माहिरीन इसको समझते हैं कि ऐन मौके के ऊपर जब वो तमाम सजाओं से फ्री हो चुके हुए हों और उस वक्त उनके सामने आए कि नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से नाअहल हैं। और आपको दूसरी बात बताऊं कि कानून से नहीं, अगर नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का तो वो सुप्रीम कोर्ट ही उस फैसले को बदल सकेगी, अपनी ज़्यादा अक्सरियत से बदल सकेगी। लिहाजा मामला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और ये मैं लिगारी साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि अभी नवाज शरीफ को, अभी मुस्लिम लीग नून को उतनी खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ होना ही था, ये उसी तरह चल रहा है, मसला आगे पैदा होगा। ठीक है, लिगारी साहब आप क्या कहेंगे इस पे कि अब नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अहल हो जाएंगे, क्योंकि मुस्तकिल नाअहल करार दिया गया था उनको? नहीं, वज़ीर आज़म तो वही होंगे ना जो इलेक्शन लड़ सकें। अभी तो सवाल ही यही है ना कि ताहयात नाअहली हो चुकी है और ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील रद्द हो चुकी है, रिव्यू भी रद्द हो चुका है। तो अब कौन सा ऐसा तरीका होगा? वो ये था कि आप आइन में तरमीम कर सकते थे, अगर करते। असम्बली मौजूद नहीं है, कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो उसमें वो आईनी अगर तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा तो शायद मुश्किल होगा और रिटर्निंग ऑफिसर के लिए कागजात नामजदगी कबूल करना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं होगा, सरीहन नामुमकिन होगा। अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है या आला दरिया में, जहां भी जाता है, जिस फोरम पर जाता है, तो वहां ट्रायल होगा। क्या होगा? वहां मुकदमा चलेगा या वहां पिटीशन होगी तो उसकी समाअत होगी, यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जाएगी। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है 3 दिन में फैसला करेगी? इनके पास जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने से लेकर और कागजात नामजदगी के एक्सेप्ट होने और वापस लेने की तारीख से पहले तक क्या फैसला हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सरसरी समाअत करेगी या खसूसी समाअत करेगी या समरी ट्रायल करेगी? क्या होगा? उस किस तरह उसको चलाया जाएगा और कैसे उनकी और जहांगीर तरीन साहब की, क्योंकि ये मेरे सामने हुआ था, मैं उस कोर्ट ऑफ लॉ में मौजूद था जब ये मामला हो रहा था,
अगरचे मीडिया को निकाल दिया गया था, हमें एक एक मिनट की खबर आ रही थी, हम बाहर खड़े हुए थे जब ये मामला चल रहा था। तो उस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसले हो रहे थे। जब जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया, जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, तो वो एक लकीर खींचनी थी, और जाहिर है वो लकीर जिन लोगों ने खींची थी, क्या वो अब इस बात से हो चुके हैं कि जी चौथी बार आ जाएं, और क्या ये इनके लिए रास्ते के कांटे साफ कर दीजिए। अगरचे कर दिए गए हैं, लेकिन इन मुकदमात के खत्म होने से मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का खात्मा नहीं होता। ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये आगे बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। ठीक है, ताहयात नाअहली नजम वली खान साहब, वो तो ख़त्म नहीं होगी। अब इसके लिए उनको मजीद जो है वो आईनी कोई तरीका जो है इख्तियार करना पड़ेगा। अगर नैब के इस बदलते हुए रवैये पर कुछ बात कर लेते हैं। वो जो वॉल्यूम 10 था, वो जो शोर था एक अच्छा खासा, फिर बैरून मुल्क तहकीकात थी, इस पर क्या कमेंट करेंगे आज जो बरियत मिली है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? देखें, कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, मियां नवाज शरीफ का हमेशा से एक यकतरफा किस्म का ट्रायल किया जाता रहा है, और ये 90 की दहाई में भी होता रहा, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये बहुत ज़्यादा हुआ। और ये मामला सारा उसी वक्त ही उठ खड़ा हुआ था जब पहली दफ़ा 1993 में मियां नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट से बगावत की थी, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। ज़्यादा संगीन उस वक्त हुआ जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लगा, उसमें मुखालफत हुई। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारा कसूर जो है वो जजों का ही था, उसमें मैं ये भी नहीं कहता कि सारा कसूर जो था वो फ़ौज का ही था। यकीनी तौर पे मियां नवाज शरीफ ने भी गलतियां की, उनके भी रवैये की गलतियां थीं ऐसी कि हमेशा एक दूसरे से दूर जाते रहे और फासले पैदा होते रहे। तो अगर मैं दो चीज़ें यहाँ पर कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ ने करप्शन की होती तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर अपनी जगह पर मौजूद था, इमरान खान की जो आमरीत थी वो अपनी जगह पर मौजूद थी। इन दोनों अदवार में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर साबित कर दिया जाता कि वो रिवर्स ना हो पाता। लेकिन मैंने देखा कि जितने भी मुकदमात थे, इवन ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकदमे में तो जस्टिस बाकर ने जो फ़ैसला दिया था वो नैब के लिए, नैब के मुँह पर एक तमांचा था ठीक ठाक किस्म का, कि आप कर क्या रहे हैं, किस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। और कम ज़रफ़ी की इंतहा ये थी कि जेल में अपने पाबंद सलासल बाप से मिलने के लिए बेटी जाती है, और बाप के सामने और चचा के सामने बेटी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और मियां नवाज शरीफ जब लाहौर जलसे से ख़िताब कर रहे थे, आप यकीन कीजिए उनका जो सबसे दिल चीर देने वाला जो फ़िक्रा था, जो वाक़या था, वो ये था कि उन्होंने कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरी बेटी मेरे पास आई, और मरियम ने मुझे आके कहा कि अबू मुझे ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो मियां नवाज शरीफ ने, आप उस बाप की मजबूरी देखिए जो वज़ीर आज़म इतनी मरतबा रह चुका हो, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ख़ुद इस वक्त जेल में पड़ा हुआ हूँ, गिरफ़्तार हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, ये तुम्हें गिरफ़्तार करना चाहते हैं। ये एक बाप और बेटी का रिश्ता था। बड़े जुल्म हुए हैं नवाज शरीफ के साथ। उसकी महबूब अहलिया जिस वक्त बिस्तर मर्ग पर थी, आपने उससे फ़ोन पर बात करने तक की इजाज़त नहीं दे रहे थे, आपके दिल पत्थर हुए हुए थे उस वक़्त। आपने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, आपने उसकी फैमिली में उसके भाई को नहीं छोड़ा, उसके भतीजे को नहीं छोड़ा, उसके साथियों को नहीं छोड़ा, उसकी भाभी को नहीं छोड़ा, उसके किसी बंदे को नहीं छोड़ा। आज मेरे भाई सुहेल वड़ाइच और दूसरे लोग कहते हैं मफामत की तरफ आगे बढ़ें। भाई किस चीज़ की मफामत, किस चीज़ की मफामत करें? 9 मई पर मफामत कर लें कि एक मरतबा फिर जो है पाक फौज के हेडक्वार्टर्स पे हमले हो जाएं, एक मरतबा फिर इंडिया में जश्न मनाए जाएं। किस चीज़ की मफामत करें? नज़ीर लगारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, हमें जो सोशल मीडिया पे गालियां दी जाती हैं, जो माँ बहन की गलीज गालियां ऐसी दी जाती हैं कि हम उसके बाद मदिया हम अपनी माओ बहनों के सामने बैठे हों, हम अपनी आंखें नहीं उठा सकते। हम उस कल्चर के लिए मुफाहमत की बात करें, किस चीज पे चलती हुई आ रही हैं। अब साबिक खातून अव्वल जब अदालत पे पेश होने के लिए जाती हैं तो उन पर जिस तरह से हमला आवर होते हैं लोग, और जिस तरह से जुमलेबाजी की जाती है, मकाफाते अमल भी कुछ होता है ना मदीहा, मकाफाते अमल भी कुछ होता है। आपको ये सब कुछ सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत पराजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत पराजा साहब, प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पराजा साहब, आप आज नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो बरियत है उस पर हम बात कर रहे हैं। नैब का ये जो अचानक बदलता हुआ रवैया है, इस रवैये के पेश नज़र आज इतना अहम फैसला आना, बरी कर दिया जाना, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप जो मियाँ साहब की जो मुस्तकिल नाअहली थी अब वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए, क्या वो अहल हो पाएंगे? आप क्या कहते हैं कि आइनी इसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि जो नज़र आ रहा था अभी कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से रादर, वो वही हो रहा है और ये कोई अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला नहीं है, ऐसा ही होना था। ख़ास तौर पर जब एहतसाब यानी नैब वाले ख़ुद कहें कि हमारे पास तो कोई शवाहिद नहीं है। जिस दिन मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को लैंड किया था और उस कस्टडी बेल वाली या प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से जो आर्ग्यूमेंट्स नैब ने उस दिन दिए थे, उससे क्लियर था कि नैब का अगला स्टैंस क्या होगा। बेसिकली आज मियाँ साहब को 2 रिलीफ मिले हैं। एक तो ये एवन फील्ड वाली बरियत हो गई उनकी, और दूसरा जो फ्लैगशिप रेफरेंस में उनकी बरियत के ख़िलाफ़ अपील नैब ने की हुई थी, वो नैब ने अपील भी वापस ले ली। अब मामला 2017 में बिल्कुल हमारे सामने था, यही मामला था, लेकिन उस वक्त रिवर्स ऑर्डर में था। उस वक्त आर्गुमेंट नैब की तरफ से और आ रहे थे, अब नैब की तरफ से और आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। आज तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जो प्ली ली और जिसको मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने क्वेश्चन भी किया, नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने रेफरेंस इसलिए दाखिल किया था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी, मॉनिटरिंग जज एक लगे थे, JIT ने अपनी फाइंडिंग दी थी। बुनियादी बात क्या थी जिसका आज तक भी कोई जवाब नहीं मिला? उस वक्त कहते थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंडेंट पे है, बर्डन ऑफ प्रूफ वो कहते थे नहीं ये प्रोसिक्यूटर पे है। अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ किधर गया? क्योंकि कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस की बुनियाद पे अदालतें फ़ैसले किया करती हैं और सारा झगड़ा ये एवन फील्ड प्रॉपर्टी का ही रहा है। और ये कोई अभी नहीं 2017 में बना था, माजी में ये किस्सा चलता रहा कि प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, प्रॉपर्टीज़ अगर ख़रीदी गई हैं जिसकी हैं, क्योंकि आपको याद है जावेद चौधरी साहब के शो में मियाँ नवाज शरीफ के साहिबजादे ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिर वो क्वेश्चन आया था कि जी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो पैसे कैसे गए, मनी ट्रेल बताएं, ये करें वो करें। लेकिन आज बहरहाल वो किस्सा ख़त्म हुआ। तो ये जो एवन फील्ड है ये सब केसेस की माँ थी। उसमें फ्लैगशिप वाला केस भी बाद में प्रॉपर्टी बिजनेस का आया, फिर वो जो अल अज़ीज़िया मिल हेटल स्टील मिल वाला केस है जिसमें आज मियाँ साहब उसके मामले में भी कह रहे थे कि मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। तो बुनियाद जहाँ जिस केस की बनी थी बुनियाद वहीं पे खड़ी है। आज एविडेंस नहीं आई, वो 2017 में भी एविडेंस नहीं थी। एविडेंस क्या होनी थी कि करप्ट प्रैक्टिसेस ये पैसे आए और पैसे वहाँ पर गए। दूसरी साइड कहती थी कि नहीं नहीं आप बताएं, मनी ट्रेल दें। ना वो एविडेंस आई करप्शन की, ना एविडेंस आई मनी ट्रेल की। हुआ क्या? 5-6 साल के लिए पाकिस्तान की 8 साल के लिए तबाही हो गई। पाकिस्तान 2017 में कहाँ खड़ा था, पाकिस्तान 2023 में कहाँ पर खड़ा हुआ है। हम हमेशा यही करते रहे हैं। 76 ईयर्स का जो हमारी हिस्ट्री है, अगर कोई 50s का स्टूडेंट हो हिस्ट्री का और आज का स्टूडेंट हो हिस्ट्री का, तो मेरा ख्याल है ना रवैये बदले हैं, ना वो जोड़ तोड़ बदला है, ना एलिगेशन बदले हैं और ना ही वो आउटकम बदला है किसी चीज़ का। ठीक है नजम अली खान साहब, एक और बड़ी अहम टॉपिक है आज का, वो ये है कि PTI अब एक्स चेयरमैन कहेंगे हम, तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं, उन्होंने आज अपने ओहदे से सुबुकदोशी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने बिलवास्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेल के अंदर वहाँ से उन्होंने ऐलान किया। ये अगर देखा जाए ये -1 फार्मूला एक तो आपको लगता है कि कामयाब हो गया, और दूसरी जानिब अगर माजी की तरफ थोड़ा सा हम पीछे जाएँ तो बाकी भी ला ताल्लुकी का सुबुकदोशी का ऐलान करते रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, लेकिन वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इन्होंने तो जेल के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देखें इमरान खान साहब जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि सज़ा याफ्ता होने के बावजूद चूँकि उनकी अपीलें हैं, सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। एक वक्त तक उनका ये मौक़िफ़ रहा, लेकिन आखिरकार उनके वकला ने उन्हें बताया कि अगर आप की सज़ा मुअत्तल भी है तो आगे बहुत सारे सवालात पैदा हो सकते हैं। अगर आप पार्टी की चेयरमैनशिप पर मौजूद रहेंगे तो इसके नतीजे में आपका इंतखाबी निशान भी जा सकता है, आपके लोग जो हैं
आपकी पार्टी भी नाअहल हो सकती है, आपके लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका भी जा सकता है। तो ये एक वाइज डिसीजन है कि उन्होंने दस्तबरदारी का और पीछे हटने का, उनकी मजबूरी थी, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था। लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब आप दस्तबरदार हो रहे हैं तो आप किसको लेकर आ रहे हैं। देखें, यही वक्त पीपल्स पार्टी पर आया था और पीपल्स पार्टी ने जो दूसरी पीपल्स पार्टी बनाई थी वो मखदूम अमीन फ़हीम की क़यादत में बनाई थी। और मखदूम अमीन फ़हीम कोई छोटा नाम नहीं थे सियासत का, या कोई अननोन नाम नहीं थे। अच्छा, यही वक्त जो था ये मुस्लिम लीग नून पर भी आया था, नवाज शरीफ पर भी आया था, और उन्होंने सदारत दी थी एक अपने कमिटेड वर्कर को, जावेद हाशमी को पार्टी का सदर बनाया था। और उसके बाद जब ये चीज़ चलती रही थी तो फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ भी सियासत में ना अननोन थे, ना कोई ये कह सकता था कि भाई इनका क्या किरदार है, ये कहाँ से लेकर आ गए। लेकिन मैं आज ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि भाई आप ये जो गौहर अली खान साहब को लेकर आए हैं, ये गौहर खान साहब कौन है, ये कहाँ से आए हैं। ये अभी चंद महीने पहले जब ये साहब जो थे इवन चंदा मांग रहे थे मुकदमाल लड़ने के लिए, अपनी प्रोफाइल से, अपनी चीज़ों से मुख्तलिफ जगहों पर पैसे मांग कर केस कर रहे थे। इससे पहले इनका सियासत में इनका किरदार क्या है, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किरदार क्या है, इनका उस नया पाकिस्तान के लिए किरदार क्या है जिसका आप नारा लगाते हैं, उस तब्दीली के लिए क्या करते रहे, ये कौन साहब है। अली मोहम्मद खान जैसे बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी वर्कर को उठा के चेयरमैन बना देते, किसी को बना देते। हुआ क्या कि हमें असल में एक कठपुतली चाहिए होती है, ये बहुत बड़ा मसला है। हमें एक ऐसा नाम नहीं चाहिए जो बाद में ये कहे कि मैं लीडर हूँ। ये वही कुछ हुआ है। ये खान साहब जेल में रहकर भी, देखें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें, पार्टी आपकी खान साहब की रहेगी। कोई इसमें जब तक आपका पीटीआई का हम नाम इस्तेमाल करेंगे, तो जिस तरह हम नवाज शरीफ के नाम को नफ़ी नहीं कर सके, बेनज़ीर के नाम की नफ़ी आज तक नहीं हो सकी, इस तरह ये भी नहीं होनी थी। लेकिन सवाल ये है कि भाई आप किसी पॉलिटिकल वर्कर को ले आते, ऑप्शन आप कह रहे हैं कि और भी अच्छे हो सकते थे। नहीं, ये हैं कौन, मेरा सवाल तो ये है कि ये हैं कौन, साहब आए कहां से, हैं कौन, आए कहां से। नज़ीर लगारी साहब से ये जान लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती जो है उसको संभाला दे पाएंगे? अच्छा, इत्तेफाक है, मैं बहुत कम इल्म हूँ, मुझे मालूम नहीं है। मैंने तो गुज़श्ता 2 दिनों से ये नाम सुन रहा हूँ कि और एक कौमी सतह की एक बड़ी पार्टी के सरबराह के तौर पर मेरे लिए ये बहरहाल नया नाम है। और इतनी बड़ी पार्टी जिसको कहा जा रहा है, जिसने साबिक दौरे हुकूमत में बाकायदा वो वज़ारत उज़्मा हासिल की और हुकूमत बनाई थी, वो जिस शख्सियत को लाई है उसका पार्लियामेंट में, उसका काबीना में, उसका इस पूरे पार्लिमानी अमल में क्या किरदार है, कम अज़ कम मैं उससे बेखबर हूँ, मुझे उसका इल्म नहीं है। और जिन लोगों ने अपना इस्तकामत दिखाई है, शहरियार अफरीदी ने, या अपना अली मोहम्मद खान ने, या सूरी साहब ने, या फिर अपना असद कैसर ने, तो इनमें से भी तो कोई हो सकता था। और लेकिन क्या उन्होंने, उनकी अपनी मर्जी है। और लेकिन इसी तरह से ये भी उन्हें कम से कम अंदाजा हो गया होगा कि इस बार मेरी बारी है नहीं, शायद इसीलिए उन्होंने एक ऐसा नाम दे दिया है जो पब्लिक को नहीं कर सकेगा। और वैसे तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल अब भी ये है कि जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहने का हवा उड़ाया गया है और बताया गया है कि जनाब वो कोई बहुत बड़ी टॉप चीज़ है वो, लेकिन आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले पर वो तो चीज़ कहीं नहीं होगी, उसका कोई नाम तक भी नाम लेने वाला नहीं होगा। ये जिस तरह से हवा भरी गई थी वो हवा निकल जाएगी। हम मज़ीद बात करेंगे, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और नज़ीर लगारी साहब से ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था कि ये वकला को टिकटें देने की स्ट्रेटजी, नज़ीर लगारी साहब आप समझते हैं कि पीटीआई जो है कामयाब हो पाएगी इसमें? कौन से हल्के से? हम चले अगर रावलपिंडी 1 से और हम आ जाए रहीम यार खान के आखिरी हल्के तक पंजाब में, और इसी तरह से अगर हम चले खैबर पख्तूनख्वा के हल्का नंबर 1 से और उनके वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के हल्का नंबर आखिर से, तो वहाँ कौन कौन से ऐसे वकील हैं जो इलेक्शन जीतेंगे? और सिंध में आए, सिंध में कोई एक हल्का बताएं, कोई एक हल्का जहाँ से कोई वकील खड़ा होकर इनके टिकट पर इलेक्शन जीत सके? नॉट एट ऑल। मैं सिंध के हद तक ये कह रहा हूँ कि नो, यहाँ नहीं हो सकेगा। और वैसे भी यहाँ कोई ऐसा एक्टिव वकील नहीं है। अब कौन से गौहर अली खान को इलेक्शन लड़वाएंगे? कहाँ से?
और वो जो है वो जब जहां जाएंगे उनको वेलकम किया जाएगा, नो। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ का तो ये क्लेम है, वो कहते हैं कि अगर खंबे को भी टिकट देंगे तो भी वो जीत जाएंगे, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। नहीं पड़ेंगे खंबे को वोट। अफसोस है, मुझे अफसोस है इस बात का कि लोग ये समझ रहे थे कि नजरियाती लोग आ गए। भाई ये पॉपुलिस्ट जो होते हैं राइट विंग के, वो कभी भी इस तरह से अवामी लोग नहीं होते भाई, ये शाही लोग होते हैं। ये सबसे बड़ा इनका जो तुरा इम्तियाज होता है वो डोनाल्ड ट्रंप बनना होता है। डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा नहीं होता है, बोरिस जॉनसन हो सकता है, नहीं हो सकता है अवाम का महबूब लीडर, नहीं है ये अवाम के महबूब। यार खुदा के वास्ते, मैं बहुत एक पूरे 16 महीने पिछले कहता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि नहीं है अवाम का महबूब लीडर भाई। बनाया गया, घड़ा गया, घर कर बिठाया गया, इस दौरान में घड़ा जाता रहा। आ जाए मेरा प्यारे, आ जाए, हम इंतजार करें, 8 घंटे इंतजार करेंगे, एक दिन में 8 बार बुलवाएंगे ताकि आपकी मकबूलियत का वो और 7 आदमी लगा दिए गए थे, वही कुछ कर रहे थे। अब कोई पॉपुलरिटी नहीं है भाई, ये सोशल मीडिया आप इसको पॉपुलरिटी का मयार समझ रहे हैं। ठीक है, आप समझ लें। ठीक है नजम अली खान साहब, जी नजम अली खान साहब, आपको लगता है कि वकला जो हैं वो कामयाब करवा पाएंगे चेयरमैन अब इमरान खान साहब को? देखें, इस वक्त तो खान साहब जो हैं किसी को भी ले आएँ तो वो कामयाब नहीं हो सकते। वकला तो सिर्फ इस वजह से सोचा जा रहा है कि जनाब वो पुलिस का मुकदमा हो सकता है तो वकील जो है वो सामना कर लेगा और इस किस्म की बातें बाकी लोग ना कर सकें, सिर्फ ये की जा रही है। मैं सिर्फ जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि इस वक्त खान साहब बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी की किसी वेव पे खड़े हुए हैं, और तो मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2018 में जब मुक्तदर हल्के भी आपके साथ थे और ये समझा जा रहा था कि आप नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी आपके पहले जलसे करवाए गए थे, आपके धरने करवाए गए थे, आपके लिए बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया की टीम्स हायर की गई थी जिन्होंने पूरे का पूरा एक माहौल बनाया था। फिर जब इंतखाबात करीब आए थे, जनूबी पंजाब महाज बनवाया गया था, फिर आपके लिए इलेक्टेबल्स को तोड़ा गया था, फिर आपके लिए RTS को बंद करवाया गया था, और उसके बावजूद आप पंजाब में अक्सरियत नहीं ले सके थे। अब मुस्लिम लीग नून आपसे 1-2 सीटों में आगे थी, फिर तमाम के तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को एक के अलावा जो जीते हुए थे उन तमाम को अगवा किया गया था और आपके पास पहुंचा के आपके वो तिरंगे पहनाए गए थे। फिर आप जाके इस पोजीशन में आए थे कि आप यहाँ पर पंजाब में इक़्तिदार ले सके। तो अब तो वो सारी चीज़ें सारी की सारी रिवर्स हो चुकी हुई हैं। जब आप उस वक़्त 2018 में पंजाब में सादा अक्सरियत नहीं ले सके थे, कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत नहीं ले सके थे, तो आज आप कैसे ले सकते हैं? आज तो आपके मैं समझता हूँ कि चार्जशीट ही बहुत बड़ी है। 9 मई की चार्जशीट ऐसी है कि इसके बाद तो मैं नहीं समझता कि कुछ और होगा। और अब तो केसेस बड़े आ गए हैं, तब तो आप धुले धुलाए थे, तब तो आपको सब कुछ सादिक और अमीन, साकिब निसार ने सादिक और अमीन करार दे दिया था, तब तो आप फरिश्ते के तौर पे नाजिल हो रहे थे। आज तो वो चीज़ नहीं है, आज तो फंडिंग केस है, आज तोशा खाना है, आज आपका नाजायज़ पता नहीं कौन कौन सी नाजायज़ चीज़ें हैं जिनके केसेस हैं। और फिर बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक कारकुन सहाफ़ी हूँ, मैंने देखा है कि जो सबसे बड़ा रोल होता है वो इलेक्शन डे का होता है, इलेक्शन पॉलिटिक्स का होता है। आपकी इलेक्शन पॉलिटिक्स नहीं हो सकेगी, आपके वो तमाम इत्तेहादी अब दूसरों के पास चले गए। अब आपके इलेक्शन डे, मैं आखिरी बात जो इलेक्शन डे है उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन से बंदे हैं आपके जो आपकी मैनेजमेंट करेंगे? वो लोग जो तमाम आपको करोड़ों रुपए दिया करते थे, फंड्स दिया करते थे, अब जरा देकर दिखाएं, दूसरे दिन पकड़े जाएंगे कि भाई पैसे आए कहां से थे। चले, तो बहुत मैं शौकत पराचा साहब से लास्ट कमेंट चाहती हूँ। पराचा साहब आप बताइएगा कि अपना पार्टी होता तो छोड़ ही चुके हैं इमरान खान साहब, अब क्या इलेक्शन से पहले आपको लग रहा है कि बाहर आ पाएंगे वो? अगर बाहर आ पाएंगे तो फिर पार्टी का ओहदा कैसे छूट गया? मकसद ये है कि अगर बाहर आकर इमरान खान को कैंपेन की इजाज़त दी जाए तो फिर जो सिनेरियो अभी दोनों मेहमान बयान कर रहे हैं फिर ये सिनेरियो नहीं होगा। लिहाजा जो नज़र आ रहा है वो ये नहीं है जो आप कह रही हैं कि बाहर आ जाएंगे। बाहर कैसे आ जाएंगे? 9 मई वाला केस है तोशा खाना में, तो वही तो कन्विक्शन है जिसको आज PTI ने तस्लीम किया। कहा कि एक तो हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, दूसरा हम उस सज़ा के ख़िलाफ़ भी अपील करेंगे। दैट मीन्स के कानूनी तौर पर वो इसको दुरुस्त समझते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकेंगे। दूसरी बात यह है कि लगारी साहब ने सही फरमाया कि उनकी बारी नहीं है, लिहाजा वो वकला को जो टिकटें देने का एक सोच है उनके अंदर पाई जा रही है वो तो पार्टी की सर्वाइवल के हवाले से है।
अदरवाइज़ तो जो डीप रूटेड पाकिस्तान है, रूरल पाकिस्तान है, जो चंद बड़े बड़े शहरों से हट के पाकिस्तान है, वहाँ पर ऑलरेडी जो पॉलिटिकल लाइंस हैं वो ड्रॉ हुई हैं। वो बहुत पहले से पॉलिटिकल लाइंस ड्रॉ हुई हैं। उन पॉलिटिकल लाइन से हट के नहीं रिज़ल्ट आया करते। वो रहीम यार ख़ान देख लें, वो मुल्तान देख लें, वो मेलसी देख लें, वो विहाड़ी देख लें, वो इधर फ़तेह जंग देख लें, वो आप हज़रों, मैं मुख्तलिफ़ इलाकों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो पैटर्न है पॉलिटिकल लैंडस्केप है हमारा, उसमें तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आई। जिस तब्दीली का कोई नारा लगा था या जिस तब्दीली के लिए वो 2017-2018 का ड्रामा पूरा रचाया गया था। इसलिए वकला का आना ये नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन स्वीप करना है। मैं समझता हूँ कि वो आगे से खड़े रहेंगे, रेजिस्ट करेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वकला को टिकटें देने की जो स्ट्रेटजी है वो महज तहरीक इंसाफ की साख को बचाना है, उसको बरकरार रखना है। बहुत शुक्रिया मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम में। शौकत पराचा साहब मेरे साथ हैं, नजम अली खान साहब आपका भी शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका भी शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।